साथ मेरा इकलौता बेटा था और जैसे सब माओ को अपने बच्चों से प्यार होता है उसी तरह मुझे भी वो बहुत अजीज था। मैं और उसके बाबा दोनों ही डॉक्टर थे और घर में कम वक्त दे पाते थे, जिसकी वजह से साथ कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाया करता था। मगर खुद उसको भी पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज की वजह से कम ही टाइम मिलता था। पहले स्कूल, फिर घर में मौलवी साहब सिपारा पढ़ाने आते थे, उसके बाद जिम। मैं और उसके पापा कोशिश करके यूं तो अलग अलग टाइमिंग में हॉस्पिटल जाते थे, मगर जब उनकी नाइट ड्यूटी होती तो मैं डे में ड्यूटी लेती और अगर मेरी नाइट लगती तो वो दिन में ले लेते थे। मगर कभी कभी किसी इमरजेंसी केस की वजह से हम दोनों को एक साथ ही जाना पड़ता था। ऐसे में साथ चिड़चिड़ा हो जाता था, मगर समझाने पर मान भी जाया करता था। लेकिन आजकल न जाने क्यों वो कुछ खोया खोया सा रहने लगा था, पूछने पर झुंझलाने लगता था। आजकल वो रोज स्कूल टाइम से 1 घंटा लेट आ रहा था। उससे मैंने जब भी इस बारे में पूछा तो पहले तो घबरा गया, मगर फिर उसने बताया कि चूंकि इम्तिहान नजदीक है तो इस वजह से 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई हो रही है। उसके घबराने पर पहले तो मेरा माथा टंका, मगर फिर मसरूफियत की वजह से मेरा ध्यान इधर उधर हो गया। मगर आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। मैं बड़ी फिक्रमंद हुई और उसके स्कूल की जानिब चली गई। वहां पहुंचकर जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि छुट्टी तो रोज वक्त पर हो जाती थी। साद के बारे में चौकीदार ने बताया कि रोज एक गाड़ी उसे लेने आती थी जिसमें बैठकर वो चला जाता था। अक्सर तो स्कूल टाइम पर भी अपनी स्कूल बस से उतरकर स्कूल आने के बजाय उसी गाड़ी में बैठकर चला जाया करता था। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या मामला है। घर पहुंचने पर साद वहां पहले से मौजूद था। मैंने सोचा उससे बात पुरस करूंगी, मगर फिर सोचा कि कहीं वो बिगड़ ही ना जाए, क्योंकि आजकल वो बात बेबात उसे गुस्सा आने लगा था। मैंने उसके पापा से इस बात का जिक्र करना मुनासिब ख्याल नहीं किया, क्योंकि उनके ख्याल में पहले ही वो काफी बिगड़ा हुआ बच्चा था। उन्हें उसकी बिला वजह चिढ़ने और गुस्सा करने की आदत पहले ही काफी नागवार गुजरती थी। मैंने एक फैसला किया और मुतमईन हो गई। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो छुट्टी के टाइम पर मैंने उसका पीछा किया। गाड़ी जहाँ रुकी वो एक बहुत खूबसूरत घर था। मैं अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर की जानिब बढ़ी तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने मुझे बाहर ही रोकना चाहा, मगर मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ी। वो शायद ड्राइंग रूम था जहाँ साद एक औरत के साथ मौजूद था। साद इस औरत के साथ लगा बैठा था। वो औरत हर चीज से बेनियाज उससे लिपट कर बैठी हुई थी। अचानक से साद की नजर मुझ पर पड़ी और वो मॉम आप यहाँ कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वो औरत भी चौंक कर दरवाजे की सिमत देखने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। मॉम वो साद हकला सा गया और तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं। मैं इस औरत की जानिब मुड़ी। न जाने क्यों उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। गौर से देखो मेरी जानिब, कौन हूँ मैं? इस औरत ने मुझे झुंझोड़ते हुए कहा। मैं गौर से उसकी जानिब देखने लगी। ये आज से तकरीबन 15 या 16 बरस पहले की बात थी। एक औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था और तबीयत के पेश नजर उसे अस्पताल लाना मुमकिन नहीं था। उसने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं उसके घर गई तो कुछ ही देर में डिलीवरी हो गई, मगर डिलीवरी होते ही वो बेहोश हो गई। मैंने उसके शौहर को दवा लेने के लिए बाहर भेजा और नौमौलूद बच्चे को घर गोद में लिए अपने घर आ गई। रातों रात हमने वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर आ गए। कई साल नौकरी छोड़े रखी ताकि कहीं अपनी पहचान की वजह से पकड़े न जाए, मगर आज एक तो वहां देखकर मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गई। इस ठंडे मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। साद भी मुझे बगौर देख रहा था। तुम क्या समझती थी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? अरे ढूंढने पर तो खुदा भी मिल जाता है, वो औरत नागवार से लहजे में कह रही थी। मैं चुपचाप उसकी शक्ल देखे गई। अब मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम क्या समझती थी उसे हमेशा मुझसे छुपाए रखूंगी? इस औरत ने साद को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने चील की तेज से झपटते हुए साद का हाथ उससे अलग किया। मगर ये क्या? साद ने मेरे हाथों को झटक दिया और उस औरत के हाथ को पकड़ लिया। मैं और हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। देखा, ये होती है खून की कशिश। इस औरत ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। मैं जोर से चीखी थी, मगर इस औरत ने चौकीदार के जरिए मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं बड़ी बुरी हालत में घर पहुंची थी। घर पहुंचकर मैंने देखा इब्राहिम साहब जो साद के वालिद थे घर आ चुके थे। मैंने रोते हुए तमाम वाकया उनके गोश गुजार किया। मेरी बात सुनकर वह हैरतज़दा रह गए और कहने लगी, उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं? मैंने उनकी बात सुनकर ना के अंदाज में सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसका राब्ता साथ से कैसे हुआ। मैं मुस्तकिल रोए जा रही थी। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, वो कहकर किसी को फोन मिलाने लगे। फोन पर होने वाली बात सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी। इब्राहिम साहब जैसे ही मुड़े तो मैंने पूछा, क्या वो आ रहा है? उन्होंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया और दोबारा से किसी को फोन मिलाने लगे। मगर मुझे अब दूसरी फिक्र सताने लगी थी कि पता नहीं साद ने खाना खाया था या नहीं। पता नहीं इस औरत ने उसे मुझसे कितना ज्यादा मुतनफ्फिर कर दिया था।
पता नहीं वो मेरा यकीन करेगा भी या नहीं। वो दिनों वो रात मैंने कांटों पर बसर की थी। दोपहर तक वो हस्ती मेरे घर पर मौजूद थी जिसे इब्राहिम साहब ने फोन किया था। उसने आते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया था। मुझे क्या पता एक दिन ऐसा होगा। मुझे बस मेरा साथ ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी का चैन नहीं था। मैं फौरन से साथ के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गेट पर खड़े चौकीदार ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हमने उसकी एक न सुनी। तुम फिर आ गई, एक दफा काफी नहीं लगा तुम्हें फिर से धक्के खाने हैं? बल्कि नहीं, आज तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। वही आकर जब एक मुअज्जिज डॉक्टर को हथकड़ी लगाएगी तो दुनिया भी देख लेगी कि डॉक्टर्स कितने बड़े डाकू होते हैं। ये सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी फीसों के जरिए ही लोगों को परेशान नहीं करते, बल्कि माओ के कलेजे पर भी हाथ मारते हैं। इस औरत ने चीखते हुए कहा। हाँ, फोन करो, बुलाओ जरा पुलिस को, मैं भी तो देखूं वो आकर किसे गिरफ्तार करती है। मेरे साथ आए हुए शख्स की आवाज सुनकर वो चौंक गई और बगौर से देखने लगी। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? उसने तंजिया कहा तो वो औरत 2 कदम पीछे हटी। तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खासी खौफजदा नजर आ रही थी। भाई है ये मेरा, मैंने आगे बढ़कर कहा। याद होगा ना तुम्हें कि मेरे भाई ने जब मनमानी करके तुमसे शादी की तो मेरे वालिद ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसी वजह से तुम ठीक से हमारे घर वालों से वाकिफ भी नहीं हो सकी। मगर जब तुम कुछ महीनों बाद भाई की तमाम जमा पूंजी समेट कर अपने किसी दूसरे आशना के साथ फरार हुई तो भाई घर वापस लौट आए थे। फिर अपना खून तो अपना होता है। इसी वजह से सब ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारी बेवफाई की वजह से पहले ही काफी टूटे और बिखरे हुए थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम घर से भागी उस वक्त उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं उन्हें उनका बच्चा जरूर ला कर दूंगी। फिर इत्तेफाकन उस दिन तुम्हारा शौहर मेरे पास आया। मैंने भाई के पास तुम्हारी बेशुमार तस्वीरें बहुत पहले से देख रखी थी, तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। जब ही मैं उसी वक्त वो बच्चा अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। साथ हैरान परेशान खड़ा सबका चेहरा देख रहा था। उसे ये सब किसी किस्से कहानी की तरह लग रहा था। नहीं साद, मेरा बच्चा, तुम परेशान मत हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम मेरे ही बेटे हो। तुम्हारे मामू तो अपने बेटे को लेकर बाहर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद हमने वो शहर छोड़ दिया था, तब तुम इस दुनिया में आए। मैंने उसका हाथ अपने गालों से लगाते हुए ममता भरे लहजे में कहा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे लगा इसी वजह से आप लोग मुझे वक्त नहीं देते। वो कहते कहते रो पड़ा था। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और मैं उस औरत की तरफ घूमी। तुम्हारा बेटा तो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी कोई बात भी सुनना गवारा नहीं करता, और यही वजह है जो वो पाकिस्तान आने को भी तैयार नहीं, और तुम जैसों का यही अंजाम होना चाहिए। हम सब वहां से घर आ गए। मैंने इब्राहिम साहब से कहा कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ ताकि साद को भरपूर तवज्जो दे सकूं, मगर फिर साद ने खुद ही मना कर दिया कि उसे अब हम पर मुकम्मल एतमाद है और वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। मुझे उसकी बात सुनकर दिली सुकून मिला, मगर इन 2 दिनों की अजियत में कभी भुला नहीं सकती।